बनानी, एंट्री याद रखनी है। याद क्या रखनी है, थोड़ा समझनी है। जैसे मान लीजिए हम कोई एसेट खरीदते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं? मशीन परचेज ₹1 लाख, ठीक है ना। पहली एंट्री हमारी ऑन है ना। यस सर। तो आप अगर एसेट खरीदते हैं, मशीनरी परचेज की जाएगी तो उसकी एंट्री जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। ध्यान रखिए बेटा, जो हम एसेट खरीदते हैं अगर उसमें कोई पार्टी का नाम नहीं दिया है, जैसे हम गुड्स का यूज जैसे गुड्स खरीदते के दौरान करते हैं, उसी तरह एसेट के दौरान होता है। हम कोई गुड्स खरीदते हैं, अगर पार्टी का नाम दिया होता है दैट मीन इट इज क्रेडिट परचेज। लेकिन जब हम एसेट भी खरीदते हैं तो उसमें भी किसी पार्टी का अगर नाम दिया हो, कैश या क्रेडिट नहीं दिया हो, तो हम मानेंगे एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। लेकिन जब पार्टी का नाम नहीं दिया हो, कैश या चेक दिया हो, तो क्या मानेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश खरीद रहे हैं और चेक से खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आई, पैसा गया इधर कैश और बैंक। क्लियर हो रहा है? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या हम बैंक कर देते हैं। हम एक ही वर्ड यूज करें, कैश और बैंक में कंफ्यूज न करें। जब भी ट्रांसफर आप करें तो बैंक यूज करें, कैश को मत यूज करिए, क्योंकि अमाउंट जो होता है बड़ा अमाउंट होता है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, है ना। तो अमाउंट जनरली चेक से पेमेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अब ट्रांजेक्शन जो होता है मैक्सिमम बैंक से होता है, ठीक है। तो हम बैंक का ही यूज करेंगे, कैश को हम यूज में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एसेट परचेज की एंट्री। अब एसेट अगर सेल किया गया क्या एंट्री होगी? एसेट मान लीजिए कौन सी एसेट? मशीनरी सोल्ड, रिवर्स कर दीजिए। पैसा आया, मशीन गई, पैसा आया, मशीन कौन सा अकाउंट फॉलो करता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल में? याद रखिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपको हम दिसंबर 2022 में पढ़ाएंगे। 22 समझते हैं? मतलब नेक्स्ट ईयर जब हम 12th में होंगे, ऑलमोस्ट हम 3/4 सेशन क्रॉस कर चुके होंगे, तब भी आपसे कहेंगे पर्सनल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, नॉमिनल क्या है। मतलब ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अगर अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ट्रेडिशनल के लिए और मॉडर्न के लिए 5 अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और यही हाई है अकाउंट। इसको ये समझ में आ गया, उसके लिए अकाउंट आसान है, ठीक है ना। 2022 का बता रहे हैं, 21 चल रहा है, अभी दिसंबर में है। देखिए बेटा, मशीनरी सोल्ड, क्या एंट्री बनी हमारी? सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, या बैंक में तो डेबिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। तो हम बैंक यूज कर रहे हैं बजाय कैश के, कि हम बैंक का ही दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सर कैश दिखाएंगे तो नहीं, गलत हो जाएगा, आप बैंक ही दिखाएंगे, है ना। एक याद रखो, नहीं तो इधर भी कूदोगे उधर भी कूदो, गलत कर दो। एक ही याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एक ही याद रखिए, ठीक है। खरीदना, बेचना, समझ आ रहा है? अब आइए डिप्रेशन चार्ज करते हैं। ये सारी जो एंट्री हम दिखा रहे हैं इसको अकाउंट में दिखाएंगे। डिप्रेशन जब चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री होगी? डिप्रेशन चार्ज ऑन मशीन, डिप्रेशन चार्ज ऑन मशीन, ठीक है। डिप्रेशन हमारा क्या है? लॉस। सारे लॉसेस क्या होते हैं हमारे? डेबिट होते हैं। डिप्रेशन अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, लॉस की वजह से नॉमिनल अकाउंट है हमारा, है ना, डेबिट हो जाएगा। और एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? तो टू मशीनरी, समझ आ रहा है? डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रूल फॉलो हो रहा है अकाउंट का रूल नहीं छूटेगा हमसे। डिप्रेशन लॉस है, नॉमिनल अकाउंट करता है सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे। और मशीनरी हमारी एसेट्स है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है, वैल्यू घट रही है तो क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच करता है घटती है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये 3 तो फ्रीक्वेंटली आएंगे, मतलब जब भी खरीदेंगे ये एंट्री दिखाएंगे, इस एंट्री अकाउंट दिखाएंगे, बेचेंगे तो ये, और डिप्रेशन चार्ज करेंगे तो ये हर साल की एंट्री है। ये जो एंट्री होती है डिप्रेशन वाली, ये एवरी ईयर एट द एंड समझते हैं, साल के अंदर ये एंट्री जब भी होगी वो साल के अंत में होगी। मतलब 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं ना, 31 मार्च के हिसाब से, ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा, एक एंट्री, 2 एंट्री और देखिएगा। 2 एंट्री क्या होगी हमारी? से एक होगी अगर हमको मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, अगर हमको एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ, सेल तो कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियस सेल जब करेंगे तो हमको फायदा या नुकसान तो होता है। जैसे गुड्स को बेचने से मोस्टली फायदा ही होता है,
क्योंकि हम प्रॉफिट लेके बेचते हैं, लेकिन एसेट को बेचने से फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब लॉस होगा, ध्यान दीजिए बेटा, जब लॉस होगा तो क्या एंट्री, लॉस के केस, इन केस ऑफ लॉस होता है तो एंट्री हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये लॉस की एंट्री है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और जब प्रॉफिट की एंट्री होगी तो आइदर और कोई एक ही होगा, फर्म को एसेट बेचने से या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, दोनों नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो जब एक होगा लॉस तो ये एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली ये पूरा डिस्कशन यही 5 एंट्री है, पूरा जो डिस्कशन हम पढ़ेंगे यही 5 एंट्री का यूज करेंगे, ओनली 5 एंट्री, सेकंड 6 एंट्री है ही, ओनली 5 एंट्री का यूज करेंगे। सर वहाँ पे प्रॉफिट भी लिखा है। म्यूट क्लोज करा। लॉस कैसे होता है, याद रखिए बेटा, हम लोग जब एसेट बेचते थे, याद रखिए, तो लॉस कब होगा, व्हेन सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस। कॉस्ट जब बड़ी होगी तब लॉस होता था, या सेल जब बड़ी हुई तब लॉस होता था, कॉस्ट जब बड़ी हुई थी तब लॉस होता। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस, याद है ना। यहां पर हम कॉस्ट प्राइस का यूज नहीं करेंगे, यहां लॉस मतलब होता है, लॉस कब होगा, व्हेन बुक वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। जब बुक वैल्यू हमारी सेल प्राइस से बड़ी होगी तब हमको लॉस होगा, और प्रॉफिट कब होगा, जब ये इक्वेशन रिवर्स हो जाए। रिवर्स मतलब क्या, व्हेन सेल प्राइस इज ग्रेटर देन बीवी, बीवी मतलब बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है उसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को समझ जाएंगे तो फिर आपको लॉस और प्रॉफिट भी समझ आएगा। बुक वैल्यू ये दोनों एक ही है, बस इक्वेशन चेंज कर दिया गया, प्रॉफिट और लॉस की बात समझ आ गई। अच्छा, बुक वैल्यू क्या होती है, इसको निकालने का देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डिप्रिसिएशन, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डिप्रिसिएशन टिल डेट, है ना, डेट ऑफ सेल। कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से टोटल डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो जो आएगा वो हमारा बुक वैल्यू आएगा। मतलब हर साल हम जो वैल्यू दिखाते हैं एसेट की, एक्चुअली वो बुक वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, हर साल हम जो एसेट की वैल्यू दिखाते हैं वो बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू मतलब क्या, हर साल हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और एसेट में से माइनस करते हैं, तो हर साल आप क्या पाएंगे, बुक वैल्यू बदल रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ध्यान समझिए बेटा, बोर्ड पे लिखेंगे सभी लोग, मोहित समझ रहे हो, सब लोग ध्यान दीजिए बेटा। जैसे मान लीजिए एक मशीन आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, एक साल आपने यूज किया, 10% का डिप्रिसिएशन रेट है, कितना आएगा डिप्रिसिएशन, 10,000 आएगा। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो अगले साल की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 90,000। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर की वो 90,000 होगी, और ठीक एक दिन बाद, जैसे 31 मार्च को 90,000 है तो 1 अप्रैल क्या होगा, 90,000। वो क्लोजिंग थी, ओपनिंग मानी जाएगी, ठीक है ना। अब 90,000 पे फिर अगले साल क्या हुआ, मान लीजिए 10% का डिफरेंस चार्ज किया गया, फ्लैट कॉस्ट प्राइस का 9,000। इसमें 2 मेथड है, 1 लाख पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब चल रहा है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट, इसका नाम है डिप्रिसिएशन। भी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, बताएंगे इसमें दोनों, जो आप लोग कुछ 90 कुछ 9 बताए, कुछ 10 बताए, ये 2 फार्मूले हो जाएंगे, किसी से 10 आएगा, किसी से 9 आएगा, है ना, दोनों अलग फार्मूले हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हम 10,000 जान रहे हैं, 1 लाख की वैल्यू है और हर साल 10% चार्ज हो रहा है उसमें, मतलब हर साल क्या हो रहा है, 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो हर साल क्या हो रही है, हमारी वैल्यू डाउन हो रही है, रिड्यूस हो रही है। पहले साल में अंत में 90,000 होगी, अगले साल सेकंड ईयर के एंड में कितनी होगी, 80,000, थर्ड ईयर के एंड में 70,000। तो आपसे पूछा जाए तो हर साल कहेंगे कि सर इसकी बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है, तो थर्ड ईयर के एंड में पाएंगे 70, फोर्थ ईयर के एंड में पाएंगे 60। तो हर साल जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली कहलाती है बुक वैल्यू। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1 लाख, कॉस्ट प्राइस एक ही होती है, लेकिन बुक वैल्यू हर साल नहीं आती है, मेरी बात आ रही है, हर साल बुक वैल्यू रिवाइज होती है। क्यों,
इसका फार्मूला यही है, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डिप्रेशन। बस टोटल डिप्रेशन हर साल का निकाल के माइनस करते जाइए, आपको बुक वैल्यू हर साल की मिलती जाएगी। मेरी बात ना रही है, यही फार्मूला है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल। अब इसे कोई कहा जाए, सिंपल सी बात समझिए, 1 लाख की एसेट खरीदी थी हमने 5 साल पहले, आज हमने 60,000 में बेच दी। आप कहेंगे 40,000 का लॉस हो गया। नहीं बेटा, 40,000 का लॉस नहीं है वो, एक्चुअली वो लॉस आपका कम का है। मानिए लॉस भी है, कम का है। कैसे? जैसे मानिए 10% डिफरेंस चार्ज कर रहे हैं, सपोज करिए डिफरेंस चार्ज करते हैं तो वैल्यू घटती घटती 65,000 का है या 70,000 का है, ठीक है ना। आपने उसको 60,000 बेचा तो उसकी बुक वैल्यू क्या कहेंगे आप? 70,000 आ रही है। और सेल प्राइस क्या हो उसकी? 60,000। तो ये ना फॉर्मूला हो गया, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ क्या हो गया? लॉस। यहाँ माइनस मतलब लॉस, क्योंकि बुक वैल्यू बड़ी है सेल प्राइस से। जब बुक वैल्यू बड़ी होती है सेल प्राइस से लॉस, और रिवर्स हो जाए तो प्रॉफिट। अगर ये तो यहाँ लॉस कितने का? 40 का नहीं है, सिर्फ 10,000 का लॉस। क्लियर हो रहा है? तो हम बुक वैल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? क्लियर है? समझ आ रहा है? ये हमारा फॉर्मूला था, नोट कर लिया इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिए। हाउ टू कैलकुलेट बुक वैल्यू। हमने बुक वैल्यू जो यहाँ बताई, एक्चुअली ये प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए टोटल डिप्रेशन माइनस करते हैं। आपको जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए आप उस दिन की बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, बस उतने टाइम पीरियड का आपको डिप्रेशन निकालना हो, ठीक है ना। डिप्रेशन निकाल के टोटल कर दीजिए, उतने साल या महीने का, और उस कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस तो एक ही होती है जिस पे हमने खरीदा था, एक्वायरिंग प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट चलता है ना, तो उस कॉस्ट प्राइस से हम इसको माइनस करते हम उसकी करंट बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, इसको म्यूट करो। फर्स्ट है हमारा बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। और एक और है ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, एक और है, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ही मेथड के 3 नाम, एक ही मेथड के 3 नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। चाहे कोई भी दिया हो, मानिए फर्स्ट मेथड है हमारा। दूसरा है बेटा हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन और रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब एक ही मेथड के 3 नाम। जैसे इसका 3 नाम ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा मेथड का नाम भी 3 है अलग अलग, एक ही मेथड के, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन और रिड्यूसिंग बैलेंस। दोनों मेथड में एसेट को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। बता रही बहुत सिंपल सा अंतर है, आपको हम दोनों अंतर एक साथ दिखा दे रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा कैसे हम दोनों अंतर करते हैं। वैसे एक्चुअली तो इसके पूरा क्वेश्चन, इस पे कम 10-12 क्वेश्चन है, इस पे भी आपके लगभग 10-12 क्वेश्चन है अलग अलग, है ना। लेकिन दोनों अंतर क्या है समझ लीजिए, सिंपल है। जैसे मान लीजिए 1 लाख की हमने, ध्यान समझिए बेटा, 1 लाख की हमने एसेट खरीदी थी, एक मशीनरी हमने 1 लाख खरीदी, है ना। अब 10% का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, 10%, है ना। याद रखिए इसमें मंथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम एसेट खरीदते हैं, याद के फार्मूला याद है हमको? यस सर। डिप्रिसिएशन फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ एसेट, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू AOE, मतलब अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, याद रखिए इसमें बड़ा मंथ यूज होता है। यस सर, मंथ यूज अपॉन जितना मंथ आप यूज करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, जितने मंथ आप यूज करेंगे उतने अपॉन 12 करना होगा। पता नहीं, जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख की एक मशीन खरीदी, तब कर दी बेटा तो अप्रैल 1 अब इस पर डिप्रेशन चार्ज करना है, 10% के रेट से है, पूरे साल का कितना होगा? पहली मशीन पे, एक ही मशीन है ये दोनों का 10,000। 1 लाख का फॉर्मूला यूज करिए,
1 लाख इंटू 10 अपॉन, ये है फॉर्मूला आपका, 1 लाख इंटू कितना आएगा बताइए? एक जीरो कम करिए, एक जीरो कम करिए, 10 पढ़े मतलब जीरो कम करिए भाई, 12 तो कैंसिल हो गया, 1 आया, एक जीरो कम करिए, कितना आया? 10,000। क्यों? यहां भी तो वही आएगा, यहां भी 10,000 है। आपने डिविजन चार्ज किया पहले साल का दोनों पे, समझिएगा, यहां भी 90, यहां भी 90। सर अंतर क्या है? दोनों तो सेम है, पहले साल में तो दोनों सेम है सर, कहीं कोई अंतर नहीं, यहां भी एक लिखे, वहां भी एक लिखे, यहां भी 10 माइनस, वहां भी 10, यहां भी 90। आइए देखते हैं अंतर। अंतर स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में क्या होने जा रहा है? 90,000 का डिप्रेशन है, सॉरी बुक वैल्यू। ये देखिए हर साल जो रिवाइज वैल्यू आती है ना, ये क्या होती है हमारी? बुक वैल्यू 90,000 बुक वैल्यू है फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कर सकते हैं 90,000। अब आइए डिफरेंस चार्ज करते हैं, 90,000 इंटू 10 अपॉन 100, सर 90,000 नहीं, सॉरी हम पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये होता है जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा उसी कॉस्ट पे डिफरेंस चार्ज। इसका मतलब सर 1 लाख की कॉस्ट है तो इस मेथड में तो हमको हर साल 1 लाख ही डिफरेंस चार्ज करना है। तो अगर 12-12 महीने का डिफरेंस चार्ज किया जाए तो हर साल तो 10,000 आएगा। बताइए हर साल कितना अमाउंट आएगा? 10,000 आएगा। बड़ा आसान है सर, एक बार निकालिए, हर साल दिखाइए, ठीक है ना? कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग तब लगाना जब मंथ चेंज होगा। याद रखिए 2 साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन से 2 साल? जिस साल आप खरीदेंगे, ध्यान रखिए कोई पॉइंट चिंता है आपको, परचेज ईयर, एसेट का जो परचेज ईयर होता है, ये साल कॉन्सेंट्रेट करिए बस, और जिस साल आप सेल करते हैं ये साल कॉन्सेंट्रेट करिए बस। माने कब खरीदे और कब बेचे। जब खरीदे तो कितना मंथ हम यूज किए और जब बेचे तो कितना मंथ यूज किए, क्योंकि खरीदने और बेचने में मंथ फ्लक्चुएट कर सकता है। भाई खरीद तो कभी सकते हैं, हम जुलाई में खरीद सकते हैं, नवंबर में खरीद सकते हैं, जनवरी में खरीद सकते हैं, तो क्या मंथ कांस्टेंट रहेगा? 12-12 हर साल आएगा, हर बार आएगा? परचेज में चेंज हो गया ना। उसी तरह बेच भी तो कभी सकते हैं। क्या हम बेचेंगे हमेशा साल के अंत में? नहीं, हम दिसंबर में बेच देंगे, 1 तारीख को बेच दिए दिसंबर को, जुलाई 1 को बेच दिए, 30 नवंबर को बेच दिए। तो जितना मंथ हम यूज करेंगे उतने ही मंथ का डिफरेंस चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब सर बेचने के साल और खरीदने के साल में मंथ फ्लक्चुएट कर सकता है। मेरी बात में आ रही है? क्योंकि जितना मंथ, सिंपल फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला हमारा यही है, मंथ यूज, आपने जितने महीने यूज किए उतने ही महीने डिफरेंस चार्ज करना होता है। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ? आपने खरीदा 2016 में, मंथ फ्लक्चुएट कर सकता है 16 में खरीदते समय, और बेचा उसको 21 में, तो भी फ्लक्चुएट कर सकता है ना। ये हमने क्या लिखा है? परचेज ईयर और सेल ईयर में आपका डिप्रेशन के मंथ, डिप्रेशन मंथ फ्लक्चुएट कर सकता है, ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन इन बिटवीन समझते हैं 16 और 21 के बीच के साल, मतलब 17, 18, 19 और 20 में, इसमें तो पूरे साल हम यूज कर रहे हैं ना, इसमें तो कांस्टेंट रहेगा ना। 12 महीने, 12 महीने मतलब क्या? 10 हजार हर साल। क्या मेरी बात में आ रही है? तो पहला साल और अंतिम साल, सेल का साल, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमको बस कॉन्सेंट्रेट करना होता है कितने मंथ हमने एसेट को यूज किया, कितने महीने यूज किया उतने महीने का डिप्रेशन। और बीच के साल में सर हर साल 12 महीने, क्योंकि 16 में खरीदे थे, मान लीजिए 16 में खरीदा हमने, दिसंबर में 16 में खरीदा, कई महीना यूज किए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 31 मार्च को क्लोजिंग करनी है हमको, याद रखिएगा। 4 महीने यूज किए तो 4 महीने डिप्रेशन। और अगले साल से बेटा 12 महीने का पूरा 17-18 से, 16-17 हो गया हमारा, 4 महीना मान लीजिए, 17-18 से 12 महीना, 18-19 12 महीना, 19-20 12 महीना, 20-21 12 महीना। अब 21-22 में चेंज होने जा रहा है, क्योंकि 21-22 में हमारा सेल ईयर है। हमने 2021 सितंबर में सेल किया, कई महीना यूज किए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ये देखें, सितंबर 1 तारीख की, सितंबर एंड, अगर 1 तारीख यूज करेंगे तो सितंबर नहीं काउंट होगा, अगर एंड में हम बेचेंगे तो सितंबर भी काउंट होगा। सिंपल सा फंडा, जितने मंथ आप यूज करते हैं उतने मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज होता है।
अभी रुक जाओ, सारा आंसर तुम लोग का जो तुम्हारे डाउट हैं हो सकता है कि हम बताते जाएं और तुम्हारे डाउट दूर होते जाएं। डाउट पे बोल के बैठिए मत, नोट कर लीजिए, कोई गलती है नोट कर लीजिए, और जब हम बताते आ रहे हैं उसको देखिए समझते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम बहुत सिंपल चीज समझाएं आपको, याद रखिए बेटा, जिस साल खरीदेंगे और जिस साल बेचेंगे बस कॉन्सेंट्रेट करिए उस साल में। हमने भाई खरीदने के बाद ना आप एसेट यूज करते हैं कि खरीदने के पहले यूज करते हैं, ये बताइए। खरीदने के बाद, तो इसका मतलब जब खरीदा उस दिन से लेके एट द एंड ऑफ द ईयर, उस ईयर के एंड तक का यूज मंथ होगा, क्यों? और जब हम बेचेंगे तो उसके पहले यूज करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, उसके पहले। तो बेचने के दिन से ठीक पहले के जो मंथ होंगे, अप्रैल से लेके काउंटिंग शुरू होगी उसकी, उस साल में। अप्रैल मान लीजिए बेचा हमने 30 सितंबर को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीना यूज करेंगे। तो 6 पिछले महीने, अगले नहीं। अगला याद रखिए बेटा परचेज में होता है, खरीदने के बाद हम यूज करते हैं और बेचने के, ये याद रखिएगा। सिंपल है मेरे ख्याल से, कॉमन सेंस है सर। सर इसमें याद क्या करना है, खरीदेंगे तब यूज करेंगे और बेचेंगे उसके पहले, फिर बेचेंगे उसके बाद यूज करेंगे। मतलब सर खरीदेंगे पहले, सर बेचेंगे भी उसके बाद नहीं, बेचने के पहले यूज करेंगे, खरीदने के बाद के महीने इंपॉर्टेंट है हमारे, और बेचने के पहले के महीने इंपॉर्टेंट है। ये तो मंथ अगर क्लियर हो गया, आपको डिफरेंस का 50 पॉइंट समझ आ जाएगा। बच्चे गलती यहीं पर करते हैं कैलकुलेट करने, मंथ कैलकुलेट करने में। बाकी तो 12 महीने आसान है निकालने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो चाहे इसमें या इसमें, दोनों में ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है? अब हम क्या बता रहे थे आपको, अब देखिए सेकंड ईयर में आप आ गए। सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो जब डिविजन चार्ज करेंगे, यहाँ जब डिविजन चार्ज किया था, सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो इस पे 90,000 का नहीं चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख। कितना डिफरेंस आएगा? 10,000। समझा रहा है? माइनस कर कितना है बेटा? लेकिन जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस में आएंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस कहता है घटता हुआ बैलेंस, नाम ही है रिड्यूसिंग, घटता हुआ बैलेंस। तो घटता हुआ बैलेंस कौन सा है, ये कि ये? 90,000 बुक वैल्यू चार्ज होना है, याद रखिएगा। तो 90,000 का 10% फॉर 12 मंथ। देखिए दो लोग के आंसर मिल रहे हैं, दो लोगों ने 2 आंसर दिया था आपके बीच में। एक ने 9,000 बताया था, एक ने 10,000 बताया था। जिसने 10,000 बताया था वो ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस चलेगा, जो 9,000 बता रहा है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में याद रखिए बेटा, हर साल एक नया डिप्रेशन का अमाउंट दिखेगा, ऑब्वियस है नया दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसका बैलेंस कितना होगा? 81,000। तो थर्ड ईयर के जब बिगिनिंग में जाए और डिफरेंस चार्ज करेंगे तो 8100 ना आएगा। यस सर। तो आप क्या पाएंगे, हर साल डिप्रेशन नया हो रहा है और वो भी घटता जा रहा है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस। क्योंकि जैसे जैसे एसेट घटती जाएगी वैसे वैसे बैलेंस भी घटेगा। यस सर। अब बैलेंस घटेगा तो डिप्रेशन भी अलग आएगा, अलग अमाउंट का डिप्रेशन आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हर साल एक ही होता है, बस किस साल चेंज होगा, इसमें चेंज हो सकता है, इसमें चेंज हो सकता है और चांसेस ज्यादा है चेंज होने के। लेकिन बीच के सालों में चेंज नहीं होगा, इसमें हर साल 10,000 दिखेगा बीच के सालों में। क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन? बताइए, सबको समझ आ रहा है? ठीक, रोक दीजिए। हमारे डिप्रेशन निकाल देंगे। पहला मेथड है हमारा डिप्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट लिखे थे ना, यहाँ याद किया ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ यूज अपॉन 12, या मंथ यूज अपॉन 12। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ यूज अपॉन 12। सिंपल फॉर्मूला, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उतना इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे, इनटू जितना मंथ हम यूज करेंगे उतने मंथ अपॉन 12 कर देंगे। ये फ्लक्चुएट कर सकता है। किन 2 साल में फ्लक्चुएट करेगा? खरीदने और बेचने के साल में बस ध्यान दीजिएगा, बाकी साल में आप बस 12/12 कर दीजिए। सिंपल, एकदम आसान, ठीक है? प्लस करना पड़ता होगा ना हैं? सर, पहले ये तो खरीदने और बेचने साल का निकालते होंगे। नहीं, हाँ आपको कई साल का, मैंने 3-4 साल का बनाना है एसेट अकाउंट। हम 3-4 साल का बनाएंगे इसमें हम बताते हैं ये अकाउंट में अभी एक्चुअली लेजर है, हम पढ़ा रहे थे जनरल अभी ना,
लेकिन इस जर्नल को हम लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमने 5 एंट्री कही ना कि सिर्फ 5 एंट्री होती है, उसी 5 एंट्री को हम 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में दिखाएंगे या 5 साल में दिखाएंगे, जितने साल का दिया होगा, बस एंट्री वही होगी हमारी। इसके 5 के अलावा छठी एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब यही 5 एंट्री घुमा फिरा के आएगी, थोड़ा टाइम लेगा इसलिए कि कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज निकालने में, ठीक है ना। पहला मेथड हमारा ये है बेटा। दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड पाइए, ऑन है ना? यस नहीं, दूसरा नहीं, ये ओरिजिनल कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं, और लिख दिया हमने, आइदर और। पहला मेथड ये यूज हो सकता है, दूसरा जब परसेंटेज कहेगा, याद रखिए जब परसेंटेज कहेगा तो ये फार्मूला फॉलो होगा, और एक विदाउट परसेंटेज यूज होता है। उसका फार्मूला हमारा है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अपॉन लाइफ ऑफ द स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ऑफ द एसेट estimated life of asset into month used upon 12, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ या लाइफ ऑफ एसेट अप इनटू मंथ यूज्ड अपॉन 12। तो मंथ यूज तो ठीक है, यहीं से दोनों कॉमन हो गया, लेकिन ये चीज आपकी नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब दोनों ये क्या है समझिए। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे हमने एसेट को खरीदा। स्क्रैप वैल्यू मतलब ये होती है कि एक एसेट की अपनी लाइफ होती है। जैसे कोई एसेट इफेक्टिव टाइम उसका कहा गया 10 साल, जैसे आप कोई इन्वर्टर बैटरी लेते हैं तो कहता है ना कि 4 साल की लाइफ है या 5 साल की लाइफ है, यानी 5 साल तक ये बेस्ट सर्विस दे, गारंटी वारंटी उसी में लगता है आपको, तो 5 साल उनकी लाइफ होती है। अब हो सकता है किसी की यहाँ 7 साल में एसेट चल सकती है, अगर प्रॉपर यूज कर रहा है, बैटरी पानी चेंज करा रहा है, तो मैंने प्रॉपर सर्विसिंग उसकी हो रही है, तो लाइफ बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान ना दे तो हो सकता है वो लाइफ वो बढ़ जाए, 5 से 4 हो सकता है ना, क्योंकि आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो वो तो लाइफ जो होती है वो उसकी दी होगी, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड करेंगे उसकी लाइफ से, क्वेश्चन में दिया होगा, और एक स्क्रैप वैल्यू होता है लाइफ, यूजफुल लाइफ बीतने के बाद अगर एसेट को हम स्क्रैप मान लेते हैं। स्क्रैप मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एसेट है, 10 साल की लाइफ है, 10 साल के बाद वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, मतलब आप फिर उसको ढो रहे हैं, गाने का मतलब उससे